ना मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि हम कोई मटेरियल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर हम बनाना चाह रहे हैं निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स NiFe2O4, ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स बनाऊँ यूजिंग सोल जेल कंबस्चन मेथड, यानी मैं इसकी आखिर में ना कंबस्चन करवाऊंगा और कंबस्चन के थ्रू मैं जो ना निकल फेराइट नैनो पार्टिकल्स तैयार करूंगा। तो बच्चों इस मेथड में ये बात याद रखें, जहन में रखें कि ये जो सोल जेल बेस्ड मेथड्स है ना, दीज आर बेस्ट मेथड्स टू प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, नैनो पार्टिकल्स के लिए ये बेस्ट मेथड जो है ना वो तस्वर की जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट है ना, जो भी आपका सैंपल बनता है, जो मटेरियल बनता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है ना वो नैनो पार्टिकल की रेंज में रहता है। और नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप सबको आनी चाहिए। और ये बात याद रखें कि नैनो पार्टिकल्स हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं कि जिनका जो साइज है ना वो जीरो जीरो तो खैर नहीं होता, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक जो है ना वो साइज रहे। अगर किसी पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से कम है तो आप उसे नैनो पार्टिकल कह सकते हैं। अगर जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से ऊपर चला गया तो जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं वो उसको नैनो पार्टिकल नहीं कहते, उसको उसका जो साइज है ना वो माइक्रोमीटर रेंज में चला जाता है। इसलिए जो है ना नैनो पार्टिकल्स के लिए जो साइज है ना वो 100 नैनोमीटर से कम रहना चाहिए। और नैनो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक इमर्जिंग फील्ड है कि अब बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिनके नैनो पार्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स के अंदर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू देयर बल्क काउंटर पार्ट्स। यानी अगर हम उसी मटेरियल को बल्क फॉर्म में इस्तेमाल करें तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर हम उसी मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स तैयार कर लें तो उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसलिए आजकल जो लोग हैं ना हर मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स तैयार करके तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये जो सोल जेल बेस्ड मेथड्स है ना ये बहुत बेहतर तस्वर किए जाते हैं। तो बच्चों फर्ज करें कि आपको ये टास्क दिया गया कि आप जो ना निकल फ्राइड के नैनो पार्टिकल्स तैयार करें, तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, यानी बेसिक चीजें आपको क्या चाहिए होंगी। ज़ाहिर है इसके लिए कुछ आपको केमिकल रीजेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, केमिकल रीजेंट से क्या मुराद है कि देखें हमारी जो प्रोडक्ट है ना जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें निकल चाहिए और उसके अंदर हमें आयरन चाहिए। मतलब निकल मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो हमें निकल का सोर्स चाहिए और हमें आयरन का सोर्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई निकल का साल्ट यूज करेंगे और हम कोई आयरन का साल्ट जो है ना वो यूज करेंगे। निकल के साल्ट के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम निकल नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह आयरन के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम आयरन नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। तो ये जो निकल नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट्स, ये बेसिकली साल्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी अगर हमारे पास फर्ज करें लैब के अंदर नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हो सकती हैं। हम यहाँ पे निकल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, हम आयरन क्लोराइड यूज कर सकते हैं, हम निकल सल्फेट यूज कर सकते हैं, हम आयरन सल्फेट यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए देखना हमने ये होता है कि जो हमने सॉल्वेंट यूज करना है, यानी जिसके अंदर हमने इन साल्ट्स को डिजॉल्व करना है, उसके अंदर ये डिजॉल्व हो सकती हैं कि नहीं। ठीक है, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट करें डी आयोनाइज्ड वाटर यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट, तो देखना यह है कि निकल नाइट्रेट उस डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता हो, और इसी तरह जो आयरन नाइट्रेट है वो भी उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकता हो। इसी तरह चूंकि मैं ये कंबस्चन बेस्ड मेथड यूज कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे साथ एक फ्यूल एजेंट भी चाहिए होगा। फ्यूल एजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, फ्यूल एजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इग्निशन का बायस बनते हैं, यानी जो बर्निंग की जो ना एबिलिटी रखते हैं, जो बर्न हो सकते हैं। जब ये बर्न होते हैं तो जाहिर है कि वहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर डिवेल्प करने के लिए। तो आमतौर पर हम जो ऑर्गेनिक साल्ट्स है ना, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, वो एज ए फ्यूल एजेंट यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पता है आपको, जो ऑर्गेनिक ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, और ये जो मटेरियल है ये बर्न कर सकते हैं। जिस तरीके से पता है आपको, ये जो पेट्रोल हैं, जो डीजल हैं, जो मिट्टी का तेल है, ये सारे के सारे
मतलब ऑर्गेनिक, वो तो खैर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, जिस तरीके से यूरिया है, ठीक है, ग्लाइसिन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये भी जल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो फ्यूल एजेंट यूज करेंगे वो होंगे यूरिया, हम यूज कर सकते हैं, हम ग्लाइसिन यूज कर सकते हैं, और हम सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो ये तीन मैंने आपको बताए हैं मटेरियल डिफरेंट, जो कि हम यहाँ पे बतौर सॉल्वेंट यूज करते हैं, यूरिया, ग्लाइसिन और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सर, सिट्रिक एसिड लिक्विड है या सॉलिड? जी ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये तीनों जो मैंने बताए हैं आपको, ये तीनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, मेरा ये एक हम क्वेश्चन था जी पूछे सर। आपने बताया कि बल्क पार्टिकल और नैनो पार्टिकल जब हम इनके तैयार करते हैं बल्क पार्टिकल से, तो प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। मैंने पूछना ये था कि जैसे ये सामने हमारे पड़ा हुआ है एक सैंपल, तो इसका सर क्या प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ सकती है, यानी स्ट्रक्चर वाइज आ सकती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, बल्क और नैनो को अगर हम कंपेयर करें तो इस पे थोड़ा सा सर वजाहत करें। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो तो आमतौर पर चेंज नहीं होता। बल्क फॉर्म में हम मटेरियल को तैयार करें या हम जो है ना उसको नैनो पार्टिकल फॉर्म में तैयार करें, जो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना वो तो चेंज नहीं होता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका वही रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो सकती है। मसलन इसकी ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। ज्यादातर ये होता है कि मटेरियल का जो ना वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें ये हर एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी पूरी, आपको पता है हमारे सेंटर के अंदर एक MS हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, और वो बच्चे सारी ये बातें बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि ये एक बहुत वसी फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी की। कि नैनो पार्टिकल्स में बेसिकली होता क्या है, मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बाकी आप इसको नेट से सर्च करें या मतलब किसी और टाइम में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा टाइम के लिए वो बात नहीं बता सकता। सिर्फ मैं आपको मतलब थोड़ा सा हिंट देता जाऊं। होता यह है कि जब आप नैनो पार्टिकल्स तैयार करते हैं ना किसी भी मटेरियल के, तो उस मटेरियल की जो है ना सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट फैसिनेटिंग चीज है इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, वो ये है कि व्हेन वी प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल देन इट्स सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। चेंज होने की रीजन ये होती है कि बच्चों मटेरियल की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सरफेस डिपेंडेंट होती हैं। यानी मटेरियल की जो सरफेस होती है ना, मटेरियल की जो सरफेस होती है वही जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज को डिजाइन करने में अपना पार्ट प्ले कर रही होती है। जो इंटीरियर होता है ना किसी मटेरियल का, वो अपना इतना पार्ट प्ले नहीं कर रहा होता। इसलिए जब हम किसी भी चीज को बारीक कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम पीस लेते हैं, उसके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स तैयार करते हैं, हम उसके नैनो पार्टिकल्स तैयार कर लेते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स तैयार करने से क्या हुआ है कि हमने उसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ा दी है, यानी उसकी ज्यादा जो सरफेस है ना वो एक्सपोज हो गई है। तो जब उसकी ज्यादा सरफेस एक्सपोज हो गई है तो इसका मतलब यह है कि अब हम उसे ज्यादा मुफीद काम ले सकते हैं। सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। घरों में आप लोग जो ना बादाम का शरबत, बादाम को आप पीस पीस के जो ना वो बारीक करके ना, तो फिर आप उसका शरबत तैयार करते हैं। वजह क्या होती है, आप ये चाहते हैं कि आप उस बादाम के हर पार्टिकल की एनर्जी को यूटिलाइज करें। तो उस बादाम के हर पार्टिकल की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है कि आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स तैयार करें और उसकी मैक्सिमम जो सरफेस है ना वो एक्सपोज हो, ठीक है। इसी तरह गजा जो आप खाना खाते हैं, आप उसको पीस पीस के बारीक कर लेते हैं ताकि आप उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें और उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है ना वो एक्सपोज हो सके, ठीक है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है ना, मतलब जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी मटेरियल के, वही जो है ना मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिजाइन करने में अपना पार्ट प्ले करते हैं। जो इंटीरियर के अंदर मतलब पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आमतौर पर जो है ना वो अपना पार्ट प्ले नहीं करते। इस वजह से जब हम नैनो पार्टिकल्स तैयार करते हैं
तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है क्योंकि उसकी सरफेस ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। अब ये काम होता कैसे है? जब ये जो मैंने बात की है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है, तो ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ने से क्या मुराद है? अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो उसके लिए फिर आप मेहरबानी करके जब सेंटर तशरीफ लाएंगे तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो मैं आपसे मजीद डिस्कशन करूंगा और आपको मैं फिजिकली जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे जो है ना वो नैनो पार्टिकल्स की केस में सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको इससे ज्यादा इसके ऊपर नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरा टास्क है और मैंने बहुत सारी बातें बतानी है। थैंक यू सर। जी बच्चों, इसमें ज़ाहिर है कि हम फ्यूल एजेंट यूज़ करेंगे, ग्लासवेयर में ज़ाहिर हम बीकर वगैरह यूज़ करेंगे और अपरेटस के अंदर हम जो है ना इसमें डिजिटल बैलेंस यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बड़ी प्रिसाइज मिकदार में मेजर करना होता है अपने इंग्रेडिएंट्स को। पीएच मीटर यूज़ करेंगे, हार्ड प्लेट और मैग्नेटिक स्टर यूज़ करेंगे, यानी अगर आप ये पार्टिकल्स तैयार करना चाह रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो हमने सिंगल बात की ना कि निकल फ्राइड नैनो पार्टिकल्स आपने तैयार करने हैं। आमतौर पर हम एक पूरी सीरीज तैयार करते होते हैं, हम अकेला जो ना वो निकल फ्राइड तैयार नहीं करते, हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं। सीरीज तैयार करने से क्या मुराद है कि यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निकल 1 - X कोबाल्ट X Fe2O4, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है बच्चों? इससे मुराद यह है कि मैं निकल साइड पे कोबाल्ट की सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, यानी X की वैल्यू यहाँ पे आपको आगे लिखी नजर आ रही है कि लिखा हुआ है X की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, 0.2 पुट कर सकते हैं, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 पुट कर सकते हैं। तो जब आप X की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? कोई बताएगा आप में से? 0। निकल 0 हो जाएगा सर। निकल 0 और फिर कोबाल्ट 1। सारे बच्चों का जवाब गलत है, इन सब को 0 नंबर। निकल 1 आएगा, कोबाल्ट 0 हो जाएगा और बाकी वैसे का वैसे Fe2O4। बाकी वैसे के वैसे नहीं, बाकी भी चेंज होंगे। हाँ, बाकी ये वैसे रहेंगे, ठीक है बात। यानी जब आप 0 पुट करेंगे तो कोबाल्ट 0 होगा। इसका मतलब है जो आपका पहला सैंपल होगा इस सीरीज का वो होगा NiFe2O4, यानी निकल फेराइड बनेगा आपके पास, ठीक है। सर आपने 1 पुट करने को कहा था, ना कि 0। अरे जनाब, मैंने 0 कहा था। आपने 0 कहा था। आपने 1 कहा था सर, आपने 1 कहा था। सर चलो कोई आपने मान था। सर आपने 1 कहा था। अच्छा यार सॉरी, अगर मैंने 1 कहा था तो ठीक है, फिर जवाब ठीक है। आई एम सॉरी, अगर मैंने 1 कहा था तो सोई तो ना गए। अच्छा चलें, आप इसको दोबारा सुन के कंफर्म कर दें, मुझे नहीं अभी याद मैंने क्या कहा था। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। अगर X हम 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है कि कोबाल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो पहला सैंपल बनेगा वो निकल NiFe2O4 बनेगा। इसी तरह जब हम X की वैल्यू यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे तो 0.2 पुट करने से क्या मुराद है कि निकल हमारे पास क्या आ जाएगा? Ni 0.8। 1/2। शाबाश, ये निकल 0.8 आ जाएगा और कोबाल्ट यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ठीक है। यानी 20% कोबाल्ट और 80% निकल होगा उस सैंपल के अंदर और बाकी Fe2O4 रहेगा। इसी तरह जो तीसरा सैंपल होगा इस सीरीज में वो हमारा हो जाएगा Ni 0.6 यानी 60%, कोबाल्ट 0.4 और Fe2O4। इसी तरह हम चलते जाएंगे और एंड पे जब हम 1 पुट करेंगे तो अब निकल यहाँ पे 0 हो जाएगा और आखिरी सैंपल हमारे पास होगा कोबाल्ट यानी COFe2O4। तो इस तरीके से हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं, यानी हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं, यानी हम निकल फेराइड से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कोबाल्ट फेराइड। तो जब हम एक पूरी सीरीज तैयार करते हैं, एक पूरा सैंपल की एक सीरीज तैयार कर लेते हैं, जिस सीरीज के अंदर हमारा पहला सैंपल निकल फेराइट है, आखिरी सैंपल कोबाल्ट फेराइट है, जो दरमियान वाले सैंपल्स हैं उनमें हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, निकल की मिकदार को कम करते जा रहे हैं और कोबाल्ट की मिकदार को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से एक पूरी सीरीज बच्चों तैयार करते हैं ना, तो तब हमें आइडिया होता है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है। मसलन जो निकल फेराइट है, जो पहला सैंपल है इस सीरीज का, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और जो आखिरी सैंपल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, और जो दरमियान वाले सैंपल्स हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। क्या ये भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है? जैसे जैसे हम एक ग्रेजुअली सीरीज को मतलब चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम ग्रेजुअली कोबाल्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और निकल को कम करते जा रहे हैं।
तो जिस तरीके से हमने एक सिस्टमेटिक वे में सीरीज तैयार की है, क्या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसी तरीके से चेंज हो रहा है? क्या इसका ऑप्टिकल बिहेवियर भी इसी तरीके से चेंज होता है? क्या इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो भी ऐसे ही चेंज होता है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मटेरियल जो ना वो तैयार करते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो ना वो कोई काम ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको जो ना एंड पे जाके बताऊंगा कि मटेरियल की जो है ना बिहेवियर में कैसे चेंज आ सकता है। ठीक है बच्चों? एक्स और रिप्रेजेंट करता है जी सर ये सीरीज हम चेंज भी कर सकते हैं? बच्चों ये तो एक एग्जांपल है ना यार, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी बना सकते हैं। जी और क्वेश्चन को शाबाश पूछे। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जो एमफिल में जो हम वर्क करते हैं रिसर्च, ये ऑलरेडी जो हो चुका यानी कि फाइंडिंग हो चुकी है उस पर रिसर्च करते हैं या न्यू फाइंडिंग करते हैं? जो काम तो पहले हो चुका है, अगर आप वही दोबारा करते हैं तो जाहिर है कि आपकी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने जस्ट उसको कॉपी किया है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको चले एक इतना फायदा है कि आपको वो तकनीक आ गई है जो आपको पहले नहीं आती थी, आपने सीख लिया, लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको उसकी कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, आपको उस पर कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने वही काम किया जो पहले लोग कर चुके हैं। तो उसकी बेस पे चले आपको हो सकता है डिग्री मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपका वो काम किसी इंटरनेशनल जर्नल में छपेगा नहीं, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका काम कहलाए, तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें नया होना चाहिए, कोई तकनीक आपने उसमें नई यूज करनी चाहिए, कोई सैंपल फैब्रिकेशन के अंदर उसमें कोई वैरायटी आनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन नजर आनी चाहिए, चाहे वो 10% ही कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, 20% ही नई कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। जब तक उसमें कोई नया नहीं होगा तो वो काम आप किसी इंटरनेशनल जर्नल में छाप नहीं सकेंगे, और जब तक आपका आर्टिकल नहीं छपेगा तब तक आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनका ये थीम होता है कि मैं नया काम करूं ताकि मेरा आर्टिकल जो ना किसी अच्छे जर्नल के अंदर छपे। तो बच्चों इस काम के अंदर देखें ना, अब हमने चूंकि कोबाल्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यहाँ पे हमें कोबाल्ट का सोर्स भी चाहिए, तो हम कोबाल्ट के सोर्स के लिए यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी वही चीजें जो हम जो ना पहले यूज करते रहे, निकल नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट यूज करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट, और कुछ फ्यूल एजेंट यूज करेंगे। और फ्यूल एजेंट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि हम जो ना ग्लाइसिन यूज कर सकते हैं, यूरिया यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है इधर कि अगर हम जो फर्नेस है वो यूज कर रहे हैं तो हमें फ्यूल एजेंट यूज करने की क्या जरूरत है? फर्नेस में भी तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। जब आपने फ्यूल एजेंट यूज कर ली है ना, तो हो सकता है कि आपको जो है ना फर्नेस यूज ना करनी पड़े, यही इस मेथड का फायदा होता है। फर्नेस एक ऑप्शनल होती है, बाज़ दफा जो है ना फर्नेस एक ऑप्शनल होती है, अगर बनने के दौरान ही, अगर मटेरियल फैब्रिकेशन के दौरान ही वहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हम फर्नेस के इस्तेमाल से बच जाते हैं, हम अपना सैंपल जल्दी तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारी बर्निंग हो गई है, वहाँ पे कंबस्चन हो गई अच्छी खासी, वहाँ पे हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया है, और हम श्योर हैं कि इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट हो गया और हमारे मटेरियल का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होगा, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू डू नॉट नीड टू यूज द फर्नेस नाउ। और यही इस मेथड का फायदा है कि इस मेथड के अंदर आप जो है ना जो फ्यूल एजेंट यूज करते हैं ना, वही मतलब इतना टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं कि वहां पे जो है ना आपको फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाज मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके लिए जो फ्यूल हम यूज करते हैं ना, उन फ्यूल्स की वजह से वहां पे ना मुनासिब तरीके से कंबस्चन नहीं हो पाती, मतलब बाज दफा कंबस्चन हो जाती है, बल्कि अक्सर हो जाती है, लेकिन बाज दफा कंबस्चन नहीं हो पाती। वो मटेरियल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है जो हमने दूसरे उसमें डाले हुए हैं मटेरियल। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें जो फ्यूल एजेंट्स हैं उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, जो फ्यूल एजेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा मिकदार में फ्यूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो या फिर हमें फर्नेस यूज करनी पड़ेगी।
और बाद दफ़ा ये होता है कि ज़्यादा मिकदार में फ्यूल एजेंट यूज़ करने का नुकसान ये होता है कि जो फ्यूल एजेंट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी हमारे सैंपल के अंदर एज एन इम्प्योरिटी आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं कि जो फ्यूल एजेंट्स होते हैं ना, उनको हमने सिर्फ उतनी मिकदार में यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे असल जो मटेरियल है जो हम बनाना चाह रहे हैं ना, वो उसकी कंपोजिशन को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, फाइन सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये जो मेथड है ना सोल-जेल प्रोसेस, इसके जो अब थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ या इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ, और इसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व है, जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो थोड़ा सा आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जो आपने चीज़ें एग्जाम में बतानी होती हैं, लिखनी होती हैं कि ये मेथड बेसिकली है क्या। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वैसे तो इसकी लंबी चौड़ी थ्योरी आप जो है ना वो नेट से देख सकते हैं। This process has been used since many decades, यानी ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये कई सदियों से, कई दहाइयों से यूज हो रहा है। Versatility of this process was reintroduced when glass was prepared in 1970s using this process without high temperature। यानी ये कहता है कि वैसे तो ये दहाइयों से ये मेथड जो है ना यूज हो रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, लेकिन इसमें जो वर्सेटैलिटी है ना वो 1970s में आई, जब साइंसदानों ने इस मेथड को यूज करते हुए जो है ना हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किए बगैर ग्लास को तैयार कर लिया। आमतौर पर ग्लास यानी शीशे को तैयार करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना, लेकिन साइंसदानों ने यही मेथड यूज करते हुए लो टेम्परेचर के ऊपर जो ना निस्बतन ग्लास को तैयार कर लिया। और यही मैंने अभी अब बता रहा था, जब ये रुस्तम साहब ने क्वेश्चन किया, मैं बता रहा था कि इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आप जो ना एक्सटर्नली यानी फर्नेस के बगैर आप जो ना फ्यूल एजेंट वगैरह यूज करके तो वहां पे हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर जो है ना मतलब फर्नेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस मेथड इज करंटली बीइंग यूज्ड टू मेक सेरामिक्स, यानी आप सेरामिक्स तैयार कर सकते हैं, पाउडर्स तैयार कर सकते हैं, थिन फिल्म्स, फाइबर्स, नैनो पार्टिकल्स वगैरह मतलब तैयार कर सकते हैं। और आजकल जैसे मैं आपको बता रहा था कि नैनो पार्टिकल्स तैयार करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो ना इस मेथड को बहुत सारे लोग जो ना सारी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसमें आपने देख लिया कि जो अपरेटस यूज होता है, जो सिस्टम यूज होते हैं, वो बहुत सिंपल है और आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं, वो चीप होते हैं। इसमें कोई महंगा अपरेटस नहीं चाहिए, कोई महंगा सिस्टम इसमें नहीं चाहिए होता। सर जी मैंने पूछना था। हाँ जी, दोबारा माइक ऑन करें और पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जी आप यहाँ पर है करंटली बीइंग यूज्ड टू मेक सेरामिक्स, जो ये सर जी हमारे बर्तन बनते हैं सेरामिक्स के, जिस तरह कप होते हैं, प्याली, पिरचे वगैरह हम चाय पीते हैं उनमें, तो ये इसी टेक्निक को यूज करके बनते हैं। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है। ये सिरामिक्स सिर्फ उनको नहीं कहते। सिरामिक्स जो ना बहुत सारे जो मटेरियल हैं, जिस तरह अभी मैंने जो लिखा हुआ था, जो निकल फेराइट है ना NiFe2O4, वो भी सिरामिक्स है, ठीक है। सिरामिक्स कोई सिर्फ ये मिट्टी का बर्तन नहीं होते, बेशुमार चीजें हैं जो सिरामिक्स की कैटेगरी में आती हैं। सिरामिक्स से बहुत वसी टर्म है। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, सोल इज ए कोलाइडल फॉर्म, यानी सोल क्या चीज होती है? सोल कहता है कि कोलाइडल फॉर्म होती है। कोलाइडल फॉर्म क्या होती है? द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, यानी जब हम ये सोल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो अपनी डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। और कहता है द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, यानी जब ये हम सोल तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो है ना जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है ना वो भी अपना एक्ट नहीं करती हैं, इसलिए वो नीचे पैंदे में नहीं बैठते हैं और वो जो है ना सस्पेंडेड यानी हवा में मोलक रहते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे जो वांडर वाल फोर्सेज है ना वो मौजूद होती हैं, या उसमें सरफेस चार्जेस मौजूद होते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि सोल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों से होगा, जो लोग इस मेथड से सैंपल तैयार करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा जब आपका फाइनल डिफेंस होगा एमफिल का, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आमतौर पर बच्चों से किया जाता है कि सोल है क्या चीज, तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आप ये इसकी मुख्तसर डेफिनेशन याद रखें कि आप इसको सिंपली कह सकते हैं द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आर कह सकते हैं कि आर मोलेकुलर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आयंस इन ए सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर जो ना सॉलिड पार्टिकल जो ना वो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं तो उसको हम सोल कहेंगे। यानी ये नहीं कहना, अक्सर बच्चे ये कह देते हैं सर यहाँ पे जो सोल आ रहा है ना
ये सोल्यूशन का एब्रीविएशन है, यानी हम पूरा सोल्यूशन बोलने की बजाय यहाँ पे सोल कह देते हैं। नहीं, यहाँ पे जो सोल है वो सोल्यूशन की एब्रीविएशन के तौर पे नहीं आपने इसको डिफाइन करना, बल्कि इसकी डेफिनेशन ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडेड पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये हमें मतलब सोल देती है। और जेल क्या होती है? जब हम इस सोल को हीट करते हैं तो यही जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, ये आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं, और वो जो नेटवर्क है ना, ये बेसिकली जेल कहलाता है। ए जेल इज ए सेमी रिजिड मास दैट फॉर्म्स व्हेन सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल बिगिंस टू इवेपोरेट, कि जब सोल में से जो सॉल्वेंट्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, एंड द पार्टिकल्स आर आयंस लेफ्ट बिहाइंड begin to join to form a continuous network, यानी जो पार्टिकल्स या आयंस बाकी रह जाते हैं वो आपस में मिलकर एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना देते हैं। तो दैट नेटवर्क ऑफ सोल पार्टिकल्स इज नोन एज जेल। Excuse me,